इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां हो जाएगा r प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कोई बताएगा यहां पे कुछ छुपा हुआ हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? डाइपोल मोमेंट P, उसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2a। तो यहां पे मैं उसकी जगह पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा K इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद डाइपोल की एक बहुत खास बात होती है, मैं 3-4 बार रिपीट भी कर चुका हूं कि डाइपोल के जो दोनों चार्ज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मतलब कम होती है या ज्यादा होती है? बहुत कम होती है। डाइपोल की डेफिनेशन ही यही कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे हैं तो यही डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसा मैंने मान लिया कि आर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, तो हम उसको ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। हो गया इतना? अच्छा एक बात बताओ, अभी 5-7 क्लास पहले हम लोगों ने ये देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, याद है? उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। एक बार डाइपोल एक्सिस पे रखा था, एक बार इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर रखा था। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, वैसे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक फॉर्मूला आया था। पेज पलट के देखो। आइए, नहीं आपकी कॉपी में नहीं होगा शायद वो। ऑनलाइन कोई बच्चा बैठा हो बताएगा फॉर्मूला? डाइपोल एक्सिस के ऊपर। 2 kp अपॉन आर क्यूब। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वैसे वहां पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो यहाँ देखो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम पोजीशन है, सेम पॉइंट है, उसमें एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, उसका फॉर्मूला ये आया था, और अभी हम लोगों ने निकाला है पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला ये आया है। तो ये वहां पे ना कंपैरिजन लिख लेना, आगे चल के बहुत काम आएगा। उसके बाद एक और चीज है, एक काम करके देखो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो क्या आता है, ऐसी रफ में इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आता है? इसको आर के रिस्पेक्ट में।
माइनस 2/r³, साथ में ये भी होगा ना केपी। हाँ, तो देखो भाई साहब ने इसको डिफरेंशिएट किया है और आंसर आया है इनका -2 kp/r³। कुछ रिलेशन दिखाई दे रहे? देखो हमने निकाला है पोटेंशियल, उसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो देखो इसको हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv/dr। तो ये चीज मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाद में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेट, जिसमें मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा कि आपको पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पे हमको नेगेटिव में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहां से हमने करके देखिए, हाँ ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, बस आप नोट करके रख लो मन में कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और सामने माइनस साइन लगाते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ऐसे ही आगे भी मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? बस ये दो फॉर्मूले हमको याद रहना चाहिए। अगर डाइपोल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। खत्म। अगली हेडिंग डालिएगा, या इसी में केस 2 लिखिए। पिछला वाला केस 1 था जिसमें डाइपोल एक्सिस के ऊपर था, इस बार इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर होगा। केस 2, इस बार ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच के डिस्टेंस है 2a, यहाँ पे सेंटर है इसका O, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अगेन ये है A, ये है B, ये है पॉइंट P। अब ये बताओ पॉइंट P के ऊपर पॉइंट A के कारण कितना पोटेंशियल होगा? डिस्टेंस ना मुझे एपी बोल देना, एपी या बीपी ऐसा बोल देना, अभी एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे, एपी बीपी जितना भी जो भी समझ में आ रहा है। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो के इंटू क्यू अपॉन एपी लिख सकता हूं। और वैसे ही माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, के ब्रैकेट में माइनस क्यू अपॉन बीपी। दोनों के कारण हम पोटेंशियल निकाल लिए। अब नेट पोटेंशियल कितना आएगा दोनों को हमको ऐड कर देना है, तो यही करना है हमको। तो लिखिएगा पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए पी। उसके बाद लिखेंगे पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो होगा V2 इज इक्वल्स टू के अपॉन माइनस क्यू अपॉन बीपी। Therefore net potential on point P V is equals to V1 plus V2। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए पी प्लस के माइनस क्यू अपॉन बीपी। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि बिल्कुल इस सेंटर के ऊपर है ये पॉइंट पी। इस कारण से एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी। अगर एपी और बीपी दोनों सेम हो गए, ये माइनस साइन है इसमें प्लस साइन है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे और हमको नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0। बट AP is equals to BP, therefore V equal to 0। तो नेट पोटेंशियल मिल रहा है हमको पॉइंट P के ऊपर 0।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ठीक है, जब भी इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर होगा तब तो जीरो है, लेकिन थोड़ा सा भी इधर या उधर हुआ तब दिक्कत हो जाएगी। तो हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, वो एक ही फॉर्मूला हम याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सेंटर से वो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ऐसा मान लो ये दोनों डाइपोल के एक्सिस को मिलाती हुई ये लाइन, ये डाइपोल एक्सिस है। अब पॉइंट अगर यहां पे है तो देखो इसके सेंटर को इससे मिलाने वाली लाइन डाइपोल एक्सिस का कितना एंगल बना रही है? जीरो एंगल बना रही है। अगर पॉइंट यहां पे होगा तो सेंटर को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। हो सकता है पॉइंट यहां पे हो, तो देखो सेंटर को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन कितना एंगल बना रही है। अगर हमको दिया होगा 30 डिग्री तो हम इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मूला एक ही होगा। अगर आपको पॉइंट यहां दे देगा तो थीटा जीरो रख देना, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट दे देगा तो आप 90 डिग्री रख देना, और बीच में कहीं देगा तो एंगल आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा। लिखिएगा, इसमें एक नोट करके लिखिए अभी जो हमने लिखा है इसमें। अच्छा, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी या जीरो आई थी उसकी वैल्यू? जीरो आई थी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है, सिर्फ पोटेंशियल क्या है वो जीरो होता है। आप लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हो पिछला? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बोला था फॉर्मूला याद करके आना है हमको। चलिए लिखिए इसमें नोट, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि दोनों चार्ज के बीच में जो इनका सेंटर है उस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे जो भी पॉइंट होता है उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, इस परपेंडिकुलर के ऊपर। तो इस पोजीशन पे कोई भी पॉइंट रहे उसमें पोटेंशियल जीरो होने वाला है। तो लिखिएगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। इसके बाद लिखिएगा केस थ्री। केस थ्री, केस थ्री में हम देखने वाले हैं यहां पे एक चार्ज है -q, यहां पे एक चार्ज है +q, ये इनका डाइपोल एक्सिस है, और कोई पॉइंट है मान लो यहां पे। ये इनका सेंटर है, सेंटर से जो लाइन इसको मिला रही है उसका डायमेंशन है r, और मैंने इसको मान लिया ये है मान लो r1, और ये वाली डिस्टेंस है कितनी? r2। अब देखो जब भी मुझे पोटेंशियल निकालना होगा इस पॉइंट P के ऊपर, तो के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, तो हमको R1 और R2 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये एंगल जो है मान लो वो थीटा एंगल की बने। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया हुआ था कि ये डाइपोल है, इसमें -q चार्ज है, इसमें +q चार्ज है, और इसके सेंटर से यहाँ पे थीटा एंगल पे कोई एक पॉइंट है P, R डिस्टेंस पे। तो बताओ उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? क्वेश्चन ये था। तो मैंने क्या किया है, सिंपली इसको इससे ऐड कर दिया है, इसको बोल दिया है R2, इसको इससे ऐड कर दिया और इसको बोल दिया है R1। अब मैं R1 और R2 निकालूंगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस होता है, तो R1 और R2 को निकालना पड़ेगा। यही टास्क है हमारा यहाँ पे। ये वाला डायग्राम को पहले बना लीजिए आप। अब यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ये R1 और R2 निकालने के पहले
देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ हो गया, तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लो एम, ये वाला पॉइंट एम। अब देखो ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ये आर आपको हमेशा पता है। आपका काम क्या है, R1 और R2 को निकालना। तो ये आर को हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए हम एक एजम्पशन लेते हैं कि मान लो ये वाला एक एंगल है थीटा, एक एजम्पशन, ये एंगल है थीटा। यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, ये 90 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो ये वाली साइड, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, ये और ये जो होती है आपस में इक्वल होती है, ये एजम्पशन है। लेकिन कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसके सेंटर से मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया और एकदम पास में ये दूसरी लाइन ड्रॉ किया, दो लाइन ड्रॉ हो गई। ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है ये वाला एंगल। अब यहां पे देखो ये सेंटर जो है, ये जो इसकी जो पेरीफेरी है, यहां पे तो एक स्ट्रेट लाइन टाइप फील हो रही है, फील हो रही है या नहीं। और ये दोनों क्या है आपस में, रेडियस है। अगर ये दोनों आपस में रेडियस हैं तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, होगी या नहीं। और इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की तरह। वैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो याद रखना हमेशा आपको ना दो लाइन दिखेगी, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन। छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है, तो मैंने छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो ये R2 की वैल्यू पता है इसके बराबर होगी। अगर मैं R में से ये OM को माइनस कर दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और वही वैल्यू किसके बराबर होगी, R2 के बराबर होगी। यही हमारा एजम्पशन है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तब छोटी लाइन से बड़ी लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर जहां पे ड्रॉ होगा वहां से लेके ये ओरिजिन जो पॉइंट था वहां तक की डिस्टेंस इसके बराबर होगी। बस शर्त यही है कि थीटा छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। जब थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा को भी हम थीटा ले लेते हैं, याद है ना। हाँ, तो वैसे ही यहां पे देखो, अब यहां से आप ओ एम की वैल्यू निकालिए। ओ एम, ओ एम, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा से निकाल सकते हो या नहीं। ये क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, और ये किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक की ये तो ए के बराबर होता है। टोटल डाइपोल 2a का होता है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी ओ एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। और यहां पे देखो ये R2 की वैल्यू किसके बराबर है, R माइनस ओ एम, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये और ये तो बराबर है, तो R2 के बराबर ये है, तो R2 क्या हो जाएगा, R माइनस ओ एम, तो ये हो जाएगा R माइनस ओ एम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू R माइनस ए कॉस थीटा, है ना। तो इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद वैसे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, उधर R1 की वैल्यू निकालेंगे। R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लीजिएगा R माइनस ए कॉस थीटा, R2 इज इक्वल्स टू R माइनस ए कॉस थीटा।
अब देखो R1 निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। आंसर वैसे में भी आएगा, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं ताकि हमको थीटा बीटा बार बार निकालना ना पड़े। मैंने इसको आगे अगर एक्सटेंड कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। इसको मैंने वहां तक के एक्सटेंड किया है जहां से मैं इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। इसको मैंने इतनी दूर तक के एक्सटेंड किया कि उस पॉइंट से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। अगर इसको मैं थोड़ा सा ये यहां पे करता तो देखो ये यहां पे परपेंडिकुलर चला जाता। इसको मैं एक्सटेंड करते करते वहां तक के ले गया कि एग्जैक्टली इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है मान लो पॉइंट बी, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। देखो इसके पैरेलल लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं ना, तो देखो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। तो अगर मैं, ये देखो ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये एंगल जो है बहुत छोटा है। तो देखो अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर। तो R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर प्लस ये। नहीं हो रहा है क्लियर? ये क्लियर नहीं हुआ? देखो मैंने क्या किया, ये एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू है आर, इसकी वैल्यू है R1। तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये छोटी वाली लाइन से ये बड़ी वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए था। ड्रॉ कर लिया। अब ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ हुआ है और ये एंगल जो ये बहुत छोटा है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी, पर ये वाली साइड कहां तक? सिर्फ यहां तक के। तो ये वाली अगर वैल्यू आर है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी, यहां से यहां तक के। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लू एनी हाउ, तो देखो ये तो आर है, आर प्लस दिस, मुझको R1 मिल जाएगा। तो बस मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर इसमें दिक्कत क्या होती है, ये दिया हुआ है थीटा, फिर इसको निकालने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वाले एंगल को। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहां एक्सटेंड किया। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो यहां आ जाता है, थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां आ रहा है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया। यहां से अब मैं इसके ऊपर डाल रहा हूं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। और ये बात अच्छी है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वाली साइड मुझको पता है ए, पता है नहीं ए? अगर मुझको ये वाली साइड पता है तो देखो ये तो 90 डिग्री है ये, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। बराबर होगा या नहीं? क्योंकि ये देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इतना तो क्लियर हो रहा है अब? क्योंकि ये भी 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों पैरेलल है, इसलिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो एग्जैक्टली ये भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया मान लो n, इसको मैंने कोई पॉइंट नाम दे दिया क्या, मान लो s, और ये तो o ऑलरेडी था। तो यहां से देखो OS की वैल्यू BN की वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे OS की वैल्यू देखो, ये थीटा दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है थीटा, ये है O, ये है S, ये है B, है ना? ये वाली जो डिस्टेंस ये हाइपोटेनियस है A, तो यहां से बताओ OS डिवाइडेड बाई A इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा। बेस बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहां से OS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?